हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। और आज कोरोना की वजह से हमें ऐसे मिलना पड़ रहा है। हमने 8th क्लास तक तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी, फिर 10th तक की, और आप लोगों की डिमांड पर अब 12th की भी शुरू कर दी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका 11th का एग्जाम भी अभी पूरे नहीं हुए और 12th में आप पहुंच गए और हम 12th की पढ़ाई शुरू करा रहे हैं। उम्मीद है कि सभी अच्छे नंबरों से पास होगी और सभी 11th क्लास से 12th क्लास में प्रमोट होगी। आपने निश्चय ही मेहनत की होगी। और कोरोना वायरस की वजह से ये सब हुआ, इस महामारी की वजह से, तो आप सब घर में रहें, सेफ रहें। अपने पेरेंट्स को भी कहें और अपने घर में दादा दादी जो हैं उनका विशेष ख्याल रखें और उन्हें भी घर में रहने के लिए कहें। उन्हें बाहर बिल्कुल ना निकलने दें अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है। और घबराए बिल्कुल नहीं। आप ये समझिए कि ये भी एक चुनौती है हमारे सामने कोरोना की, और ये एक मौका है हमारे पास कि हम दुनिया को दिखा दें कि जहाँ जिस बीमारी से अमेरिका नहीं लड़ पाया, इटली नहीं लड़ पाया, स्पेन नहीं लड़ पाया, वो अपनी जनता को इसके कहर से नहीं बचा पाया, वहाँ हम इसकी कहर से जनता को बचा पाएंगे। क्योंकि भारतीय में जो एकता है वो इस बीमारी से लड़ जाएगी। और अब समय आ गया है। आप सभी रामायण भी देखते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा रामायण में कि भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ, तो उस वनवास को पूर्ण करते करते उन्होंने एक इतिहास ही रच दिया। उन्होंने रावण की लंका ही ढा दी। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने वनवास को एक चुनौती की तरह लिया और एक इतिहास रच दिया, उसी प्रकार आज हमारे पास एक ये समय है, अवसर है कि हम एक इतिहास रच दें। हम दुनिया को दिखा दें कि किस प्रकार हमने इस महामारी का सामना किया। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बुक का नाम बता दूं। बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, NCERT। एक बार आप इसे लिख लीजिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति, NCERT। ये बुक आप अगर अरेंज कर सके तो अरेंज कर लीजिए, और नहीं तो हम समझा ही रहे हैं आपको टॉपिक वाइज। और इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बच्चों, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा कि राष्ट्र क्या होता है। अब दोबारा से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र को इंग्लिश में नेशन कहते हैं। नेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की नेशियो शब्द से हुई, NATIO। नेशियो शब्द का अर्थ है जन्म, वंश या नस्ल। अर्थात अगर हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो राष्ट्र का अर्थ हुआ एक जाति या एक वंश या एक नस्ल के लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन इस शाब्दिक अर्थ को आज प्रासंगिक नहीं माना जा सकता, इसलिए विचारकों में मतभेद है। जो राष्ट्र की परिभाषा है वो 3 आधार पर हम बांट सकते हैं। नंबर 1, आप नोट करते जाएं साथ साथ। नंबर 1 वंश के आधार पर, नंबर 2 राजनीतिक संगठन के आधार पर, और नंबर 3 भावनात्मक एकता के आधार पर। अब हम सबसे पहले जो वंश के आधार पर है उसे समझाते हैं कि वंश के आधार पर राष्ट्र क्या है। वंश के आधार पर विचारकों का मानना है जो शाब्दिक अर्थ से निकल कर आता है, अर्थात एक वंश, जाति या नस्ल के लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये प्रासंगिक नहीं है। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप सभी जानते हो, अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में कितनी जाति के लोग रहते हैं। तो क्या इतने राष्ट्र हैं भारत के अंदर? क्योंकि प्रत्येक जाति के समूह के लोगों को राष्ट्र कह दिया जाए, इससे तो भारत में अनेक राष्ट्र हो जाएंगे। तो इसीलिए कि राष्ट्र की अखंडता को खतरा ना पहुंचे, इसलिए आज राष्ट्र की परिभाषा बदल गई है। कुछ विचारक ऐसे हैं जो राजनीतिक संगठन को ज्यादा महत्ता देते हैं, तो दूसरे आधार पर जो परिभाषा दी गई राष्ट्र की, वो दी गई राज्य के आधार पर, राजनीतिक संगठन के आधार पर। यानी कि राष्ट्र को राज्य तक प्राप्त होना जरूरी है, उसे राजनीतिक रूप से संगठित होना जरूरी है, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन ये दोनों ही परिभाषाएं जो वंश के आधार पर दी गई या राजनीतिक संगठन के आधार पर दी गई, ये कुछ सही प्रतीक नहीं होती। जो सबसे इम्पोर्टेंट रेलिवेंट परिभाषा है वो है भावनात्मक एकता के आधार पर। अब भावनात्मक एकता के आधार पर राष्ट्र का क्या अर्थ हुआ? भावनात्मक एकता के आधार का मतलब है कि एक देश में भले ही कितनी जातियां क्यों ना हो, कितने ही धर्म के लोग क्यों ना रहते हो,
कितनी ही भाषा बोलने वाले क्यों ना रहते हो, लेकिन उन सब में एक राष्ट्रीयता से जुड़े होने की भावना होनी चाहिए और इसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। आप सभी जानते हो कि 1947 से पहले भारत राज्य नहीं था, यानी कि जो हम दूसरी परिभाषा की बात कर रहे थे, दूसरे आधार की, राजनीतिक संगठन की, उसको अगर जब उस टाइम पर वो राज्य था ही नहीं, हमारा शासन विदेशियों के हाथ में था, विदेशियों का कानून यहाँ चलता था, तो ये तो परिभाषा अपने आप ही गलत हो गई। तो इसके लिए भावनात्मक एकता की, वो राष्ट्र क्यों था भारत 1947 से पहले, क्योंकि भले ही कितनी जाति के लोग रहते थे, कितने ही धर्म के लोग थे, कितनी भाषा बोलने वाले थे, लेकिन सभी में एक मुख्य धारा से जुड़े होने की भावना थी कि हम सब भारतीय हैं। और इसी राष्ट्रीय भावना ने राष्ट्र को राज्य बनवा दिया, यानी कि भारत को गुलामी से मुक्त करा दिया। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको राष्ट्र का मतलब समझ में आ गया और राष्ट्र के तीनों आधार, जिस आधार पर परिभाषा दी गई है, वो भी आपको समझ आ गई है। जो हमारे चैप्टर का टाइटल है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, अब आप राष्ट्र का मतलब तो समझ चुके हैं। अब है राष्ट्र निर्माण, यानी कि राष्ट्र को बनाना, और उस राष्ट्र निर्माण में हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। जो आपके उसमें क्वेश्चन आता है वो आता है नवजात राष्ट्र की समस्याएं बताइए। अब बड़ी हैरानी होती है, विडम्बना है कि हम भारत जैसे राष्ट्र को, जिसकी सभ्यता सबसे पुरानी है, हड़प्पा सभ्यता, हम उस देश को नवजात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 300 सालों से गुलामी भुगत रहा था और 1947 में इतने लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। इसीलिए यहाँ पर भारत को नवजात राष्ट्र के नाम से कहा गया, भारत को एक नवजात राष्ट्र कहा गया। अब जब भारत को आजादी प्राप्त हुई तो उस समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। अब उस समय की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें परिस्थितियों का आकलन करना होगा कि उस समय देश में परिस्थितियां क्या थी। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत को आजादी मिली। बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये आजादी हमने प्राप्त की। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान सभा के एक विशेष अधिवेशन को संबोधित किया और उनके इस संबोधन को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में हम इसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहेंगे। भाग्यवधु यहाँ पर स्वतंत्रता को कहा गया है, चिर प्रतीक्षित यानी कि लंबे समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो आजादी हमें प्राप्त हो गई है, अब हमारी उससे मुलाकात हो रही है। उनका ये भाषण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, इसलिए आप इस स्पीच का नाम स्पेशली ध्यान रखें, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब उस समय जब पंडित नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे वो इस बात पर एक मत थे कि हमारे जितने भी राष्ट्र को आजादी दिलाने में जो राष्ट्रवादी रहे हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, उन सबका एक सपना था कि जब भारत को आजादी प्राप्त हो तो भारत में 2 चीजों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। सबसे पहले तो ये कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, क्योंकि भारतीय स्वयं अंग्रेजों से इस बात की मांग बार बार कर रहे थे कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। तो जब अब हमारे देश को आजादी मिल गई तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जो मांग अंग्रेजों से की गई वो हमारी अपनी सरकार हमें ये अधिकार नहीं देती या लोकतंत्र की स्थापना नहीं करती। और दूसरा जो उनका एक लक्ष्य था वो ये था कि भारत में समाजवाद की स्थापना की जाए। अब आप कहेंगे कि ये समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का मतलब है, केवल सिंपल शब्दों में समझिए, अमीरी और गरीबी के अंतर को कम करना। भारत में जितने भी वर्ग हैं उन सभी की तरफ समुचित ध्यान देना और वर्गों के बीच जो अंतर है, चाहे वो अमीरी गरीबी का है या जो चाहे सामाजिक कुरीतियों के कारण जाति वर्ग में जो अंतर आ गए थे, कोई श्रेष्ठ बन गया, कोई हीन बन गया, इस गैप को मिटाना ही क्या है? समाजवाद। तो ये दोनों लक्ष्य कैसे पूरे किए जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि कैसे भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाए, कैसे भारत में समाजवाद की स्थापना की जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भारत आजाद हुआ उस समय परिस्थितियां बड़ी खुशनुमा नहीं थी। हाँ ठीक है, 300 सालों के बाद हमें आजादी मिली तो खुश होना तो बनता ही था, खुशी तो हमें होगी कि हमारा देश आजाद हो गया है। लेकिन बच्चों, अगर आप उस समय की परिस्थितियां देखें, जिन लोगों ने आजादी के लिए स्ट्रगल किया था, अब शायद उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके देश का नाम क्या है। क्योंकि अंग्रेजों ने जब हमें आजादी दी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, तो उसमें भारत एक नहीं अपितु भारत को 2 राष्ट्रों में बांट दिया गया।
हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र जिसे भारत कहा गया और मुस्लिम राष्ट्र जिसे पाकिस्तान कहा गया। यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। अब कैसे बांटा जाए इस चीज को? क्या जरूरी था कि भारत के एक क्षेत्र में सारे मुसलमान ही रहते हों, जैसे भारत के एक क्षेत्र में सारे हिंदू ही रहते हों? तो बहुत समस्याएं थी। अब एक सांप्रदायिक विष घोल दिया गया लोगों के मन में, और उस विष के कारण हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। यानी कि चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, हिंसा थी, लोग परेशान थे। वो अपने जो हिंदू लोग थे पाकिस्तान में, उन्हें ये भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान की सरकार उनकी तरफ ध्यान देगी। जो भारत में मुस्लिम लोग थे उन्हें ये भरोसा नहीं था कि भारत में वो सुरक्षित रहेंगे। तो एक वो मची हुई थी कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। लोग अपने घरों को छोड़कर, अपनी दुकानों को छोड़कर, अपनी नौकरियों को छोड़कर इधर से उधर भाग रहे थे। तो ये कितनी बड़ी समस्या थी भारत के लिए कि जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जो भारत में आ रहे थे उनको कैसे बसाया जाए, कैसे उनको घर दिए जाए, कैसे दुकानें दी जाए, कैसे नौकरी दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने उस वक्त थी। इसके अलावा समस्या क्या थी कि जो अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारतीयों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, भौगोलिक आधार पर लोगों को बांट कर चले गए थे। उन लोगों में एकता कैसे स्थापित की जाए, सबसे बड़ी चुनौती कि कैसे हम अनेकता में एकता स्थापित करें। अब अनेकता में एकता स्थापित कैसे की जा सकती है? जब अलग अलग वर्गों के लोग होंगे। अगर आप एक वर्ग के लोगों को तो अधिकार दे दें और दूसरे वर्ग के लोगों को अधिकार ना दें या कम दें, तो इससे एकता तो अपने आप ही खंडित हो जाएगी। एकता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनमें एकता स्थापित हो जाए। तो उसमें एकता स्थापित करने के लिए क्या जरूरी था कि सभी वर्ग के लोगों को समान रूप में अधिकार दिए जाएं। दिए भी गए मौलिक अधिकारों के रूप में, लेकिन साथ ही साथ सत्ता में उनकी भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित की जाए। कोई भी वर्ग ये ना कहे कि मैं अल्पसंख्यक हूँ, या मेरी जाति के लोगों की संख्या कम है, या मैं निम्न जाति का हूँ, या हम स्त्रियां हैं पुरुष नहीं है, इसलिए हमें सत्ता में भागीदारी नहीं दी जा रही। सभी वर्गों को, चाहे वो कोई भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे निम्न जाति का था, चाहे वो स्त्रियां हैं, प्रत्येक वर्ग को सत्ता में समुचित भागीदारी देना, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना। अब समस्या केवल राजनीतिक नहीं होती है, समस्याएं आर्थिक भी होती है। एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी हो पाती है जब उसमें राजनीति के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी की जाए। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का क्या मतलब है कि सभी वर्गों का समुचित आर्थिक विकास भी किया जाए, उनमें अमीरी और गरीबी में अंतर कम किया जाए, सभी लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाए। तो ये समस्याएं, ये चुनौतियां भारत के सामने सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई। अब मैंने आपको परिस्थितियां बता दी कि जब आजादी प्राप्त हुई तो उसमें परिस्थितियां कैसी थी। मारकाट थी, हिंसा थी, एक दूसरे के प्रति द्वेष था, लोग इधर से उधर भाग रहे थे, कुछ संसाधन पाकिस्तान में थे, कुछ भारत में थे। हमें अपनी अर्थव्यवस्था का दोबारा से निर्माण करना था। अब इन सभी ये सभी परिस्थितियां देखकर हमें चुनौतियां अपने आप समझ में आ जाएंगी कि हमारे राष्ट्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों में सबसे पहले, अब आप नोट कर लीजिए कि पॉइंट को, अनेकता में एकता स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती, कि कैसे सभी धर्मों के बीच, सभी जातियों के बीच, सभी भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच हम एकता कैसे स्थापित करें। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को स्थापित करने की। नोट कीजिए, लोकतंत्र स्थापित करना। कहने में बड़ा आसान लगता है कि लोकतंत्र स्थापित करना, सभी को राजनीतिक अधिकार दे दो, लेकिन इतने वर्षों से जहां भारत के लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, और जब सब अधिकार उन्हें समान रूप से दे दिए जाएंगे तो वो उन अधिकारों का प्रयोग क्या सही मायनों में कर भी पाएंगे? क्योंकि उस टाइम जितने भी देश आजाद हो रहे थे उन सब में शुरू में लोकतंत्र की स्थापना नहीं की गई, क्योंकि वो डर रहे थे कि अगर हमने लोकतंत्र की स्थापना कर दी तो ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और भारतीय नेताओं के मन में भी शायद ऐसा डर रहा हो, लेकिन उन्होंने इस, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिए। और आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे कि भारतीयों ने उन राजनीतिक अधिकारों का, चाहे वो पढ़े लिखे थे चाहे अनपढ़ थे, कितने अच्छे से उसका प्रयोग किया और भारत में एक सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके साथ ही साथ चुनौती थी सभी वर्गों का विकास करना, कोई भी वर्ग उस विकास से छूट ना जाए, चाहे वो हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग था, चाहे वो हमारे देश में निम्न जातियां थी,
चाहे वो स्त्रियों का जो विकास इतने सालों से नहीं हुआ था, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, अनेक सामाजिक कुरीतियों में जकड़ी हुई थी, उन सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करना ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती थी। फोर्थ पॉइंट, रियासतों के विलय की समस्या। अब ये रियासतों के विलय की समस्या क्या है? जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और एक प्रिंसली स्टेट्स। ये क्या है? ब्रिटिश भारत जिसके ऊपर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी अंग्रेजों के अधीन थे, लेकिन वहां पर राजाओं की हुकूमत थी। तो जब अंग्रेज यहाँ से गए, उन्होंने 1947 का अधिनियम पारित किया, तो उन्होंने एक चाल और चली, जिसका भारत को बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से उससे निपटना पड़ा। और वो थी यहाँ पर 565 रियासतें। इन 565 रियासतों को ये कह दिया गया, ये छूट दे दी गई, उनको 3 ऑप्शन दिए गए, भाई या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहे। अगर हम भारत के नक्शे की ओर देखें और उन 565 रियासतों को देखें, अगर वो सभी इंडिपेंडेंट हो जाती या पाकिस्तान में चली जाती, तो आप देखेंगे कि भारत की कितनी, आप कल्पना कर सकते हो कि भारत की कितनी खतरनाक स्थिति हो जाती, भारत की अखंडता चूर चूर हो जाती। भारत में बीच बीच में पाकिस्तान अपने सैनिक अड्डे बना लेता, अगर वो रियासतें पाकिस्तान में विलय हो जाती, उनका पाकिस्तान में विलय हो जाता। तो भारत के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इन 565 रियासतों का भारत में एकीकरण कैसे कराया जाए। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि ये रियासतों का विलय भारत में किस प्रकार से किया गया। तो ये समस्या कि इन रियासतों का भारत में विलय कैसे किया जाए, ये एक छोटी चुनौती नहीं थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से निपटने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम रोल निभाया, और उन्हीं के प्रयत्नों से आगे हम इस समस्या का सामना कर पाए। फिर इससे आगे समस्या थी राज्यों के पुनर्गठन की, कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। रियासतों के एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया, और जो राज्यों के पुनर्गठन की समस्या थी कि लोग डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए या अन्य आधार पर, तो इस समस्या से निपटने में पंडित नेहरू ने अहम भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ हमारे सामने चुनौती थी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, कि पाकिस्तान के अलग बनने के कारण, अल्पसंख्यकों में डर होने के कारण जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे वो भारत की ओर आ रहे थे, उन लोगों को कैसे घर दिया जाए, कैसे दुकानें दी जाएं, उन्हें कहाँ बसाया जाए, उनके लिए कैसे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, उनकी संपत्ति, जो वो इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति छोड़कर आए हैं, उन्हें यहाँ पर कितनी संपत्ति दी जाए, ये सब चुनौतियां भी भारत के समक्ष थी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ में आ गया है चैप्टर का मतलब कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सबसे पहले राष्ट्र का क्या अर्थ है, राष्ट्र की परिभाषा कितने आधारों पर दी गई, कितने आधारों पर दी गई? वेरी गुड, 3 आधारों पर, वंश के आधार पर, राजनीतिक संगठन के आधार पर, और तीसरा जो सबसे रेलिवेंट है, भावनात्मक एकता के आधार पर। फिर आपने समझा कि राष्ट्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी जब हम आजाद हुए, नवजात राष्ट्र, यानी कि जब हमारे देश को आजादी मिली, नया नया राष्ट्र बना, तो उस वक्त हमारे देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो अब आप इस बात को समझिए, लिख कर देखिए, और साथ ही इस बात का विश्लेषण करो, इस बात पर सोचिए एक बार कि हमने इन चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। धन्यवाद।